आप देख रहे हैं साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड सिद्धेश्वर की डायरी, जिसमें सिद्धेश्वर की डायरी के साथ कविता, कहानी, लघु कथा, आजाद गजल, गीत, महफिल और साथ ही साथ किसी भी साहित्यकार से साक्षात्कार, पुस्तक पत्रिका समीक्षा और सांस्कृतिक खबरें आप देखते हैं। तो आइए देखें साहित्यिक सांस्कृतिक हमारा साप्ताहिक चैनल सिद्धेश्वर की डायरी यूट्यूब के इस चैनल पर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें साथ दें और हमारी साहित्यिक यात्रा का हम सफ़र बने। दोस्तों नमस्कार। आत्मसम्मान, साहित्य और आत्मा की आवाज़। आज मन कुछ बोझिल भी है और विचलित भी। कभी कभी शब्द भीतर इतने जमा हो जाते हैं कि चुप रहना अपने ही अस्तित्व के साथ अन्याय लगता है। तब डायरी ही एकमात्र सहारा बनती है जहां आदमी दुनिया से नहीं, खुद से सच बोलता है, जैसे कि मैं। हाँ दोस्तों, यह मेरा साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड सिद्धेश्वर की डायरी इसी उद्देश्य से हमेशा लिखी जाती है। दोस्तों, तब डायरी ही एकमात्र सहारा बनती है जहां आदमी दुनिया से नहीं, खुद से सच बोलता है। सोचता हूँ, हम रिश्तों में क्या ढूंढते हैं? अपनापन, सम्मान या फिर औपचारिक संवाद? हमारी मुलाकातें और बातों के बीच जो स्नेह था, वह मेरे लिए कभी साधारण नहीं रहा। कौन सा दिन ऐसा था जब यादों ने दस्तक ना दी हो? हकीकत में नहीं तो ख्वाबों में सही, कुछ चेहरे हमेशा हमारे साथ साथ चलते रहे। मेरी कविताओं, मेरी गज़लों, मेरी पंक्तियों में जो टीस है वह यूं ही नहीं है, वह उन्हीं एहसासों की परछाई है। लेकिन आज महसूस हुआ, साहित्य के रास्ते पर चलने वाले लोग भी कितनी जल्दी बाहरी स्वीकृतियों के पीछे भागने लगते हैं। मैं खुद से पूछता हूँ, इतनी व्यग्रता क्यों है? इतनी बेचैनी क्यों है? किसी मंच पर जाने के लिए अनुमति की याचना क्यों है? साहित्य साधना है, भीख नहीं। साहित्य साधना है, भीख नहीं। जिसे अपने शब्दों पर भरोसा हो, जिसे अपनी आत्मा। दोस्तों, तो मैं अपने इस एपिसोड में कह रहा था कि किसी पर भी मंच पर जाने की अनुमति की साधना क्यों होती है? साहित्य साधना भीख है दोस्तों, ये आप मानते हैं क्या? नहीं, साहित्य साधना होती है, भीख नहीं। जिसे अपने शब्दों पर भरोसा हो, जिसे अपनी आत्मा पर विश्वास हो, उसे किसी की स्वीकृति की मोहर की क्या जरूरत है? खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे, बता तेरी रजा क्या है? मैंने हमेशा माना है, समारोह हो, गोष्ठी हो या आयोजन, वहीं जाना चाहिए जहां हमें सम्मान मिले, जहां साहित्य बाजार ना बने, जहां शब्द बिकते ना हो, जिए जाते हो, जहां आदर्श की खुशबू हो, नैतिकता की रोशनी हो और इंसानियत की गर्माहट हो। वरना भीड़ में खड़े होकर ताली बजवाना कौन सी उपलब्धि है, बतलाइए? यह तो एक मदारी भी कर लेता है, साहित्यकार नहीं। सस्ती लोकप्रियता, झूठे मान सम्मान, फोटो खिंचवाने वाली साहित्यिकता, ये सब के सब साहित्य नहीं, बल्कि उसका दिखावा है। कभी कभी मुझे लगता है हम लेखक कम और अवसरवादी ज़्यादा हो गए हैं। मैं किसी का निर्णायक नहीं हूँ, ना मैं किसी का भगवान हो सकता हूँ। मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, पर मेरी आत्मा जब कुछ कहती है तो मैं उसकी अवहेलना नहीं कर सकता और ना करना चाहिए। क्योंकि अंत में साथ कौन देता है, आप ही बतलाइए? अंत में साथ कौन देता है? ना मंच, ना भीड़, ना तालियां। साथ देती है तो सिर्फ अपनी आत्मा। जीवन ने यही सिखाया है, रिश्ते नाम के होते हैं, अपना वही है जो अपनापन दे, बाकी सब समय के साथ बदल जाते हैं। इसलिए आज फिर खुद से और हर उस साहित्य साधक से मैं कहना चाहता हूँ, रुक कर सोचो, आत्मचिंतन करो
और अपने आप से सिर्फ दो, जी हाँ, सिर्फ दो सवाल पूछो, सिर्फ दो प्रश्न पूछो कि तुम्हारे साहित्य सृजन का उद्देश्य क्या है। पहला सवाल, तुम्हारे साहित्य सृजन का उद्देश्य क्या है। और दूसरा सवाल, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर उत्तर प्रसिद्धि है तो तुम रास्ता भटक चुके हो। अगर उत्तर सम्मान है तो अभी तुम्हें सीखना बाकी है। और अगर उत्तर सत्य है, संवेदना है और समाज है, तभी तुम सही दिशा में हो। इस बात को स्वीकार लो। निर्णय हमेशा अपना होता है। निर्णय हमेशा अपना होता है। ईश्वर ने विवेक सबको दिया है। मैं तो बस इतना जानता हूँ, मैं वही करूँगा जो मेरी आत्मा स्वीकार करेगी। मैं वही करूँगा जो मेरी आत्मा स्वीकार करेगी, चाहे भीड़ साथ हो या ना हो। चाहे भीड़ साथ हो या ना हो। आज का यह संवाद किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, हर उस रचनाकार के लिए है। हर उस रचनाकार के लिए है। जी हाँ, हर उस रचनाकार के लिए है जो शब्दों से दुनिया बदलना चाहता है, जो शब्दों से खेलना नहीं चाहता, शब्दों से दुनिया बदलना चाहता है, पर खुद से आंख मिलाने से डरता है। डायरी के पन्नों पर सच लिख देना आसान नहीं होता दोस्तों। डायरी के पन्ने पर सच लिख देना आसान नहीं होता, पर झूठ जीना उससे भी कठिन है। झूठ जीना उससे भी कठिन है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी आज की डायरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार, सुझाव, प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारे यह साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड आप हर सप्ताह समय पर, यानी सोमवार की रात्रि 9 बजे देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, मैं सिद्धेश्वर, और अपने दैनिक एपिसोड सिद्धेश्वर की डायरी के अंतर्गत हम साहित्यिक सांस्कृतिक कई सामग्रियां आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और इसी सिलसिले में मैं आपके सामने साक्षात्कार का भी कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें देश के प्रतिष्ठित और नए दोनों तरह के रचनाकारों से मैं आपको परिचय करवाता हूं, रूबरू होता हूं, उनसे आमने सामने होकर कई व्यक्तिगत सवालें पूछता हूं, जिससे कि आपको भी लाभ प्राप्त हो सके। तो आज मैं पहुंचा हूं अपने ही शहर के एक प्रतिष्ठित रचनाकार, साहित्यकार और विशेषकर संगीत से जुड़े हुए एक ऐसे शख्सियत से जिनसे मैं पहले भी कई बार मिल चुका हूं, और आकाशवाणी, दूरदर्शन के भी एक प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ परिचय तो आपको पहले भी दिया था। तो मैं ऐसे ही शख्स के आवास में आया हूं। डॉक्टर शंकर प्रसाद है हमारे सामने, और मैं आपको बतला दूं कि इनके हमें लगभग आज 20 साल बाद पहुंच रहा हूं। युवा अवस्था में मैं अक्सर इनके आवास पर आया जाया करता था। आज हमारी इच्छा हुई कि आज इनसे भी एक छोटी सी भेंट वार्ता लेकर आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर शंकर प्रसाद जी से भेंट करवाता हूं। जी नमस्कार। आप सभी को नए वर्ष की शुभकामना। नया वर्ष मंगलमय हो, आनंददायक हो। और सिद्धेश्वर भाई हमारे पुराने मुलाकाती हैं, बहुत सारा काम करते हैं, देखता हूँ समाज में रह करके, साहित्य में, राजनीति में, और देश के बहुत ही प्रतिष्ठित रेखा चित्रकार हैं, गज़ल गो हैं, गीतकार हैं, अपने भी बहुत कामों में लगे रहते हैं। और आज साक्षात्कार का मौका है, तो आप सबों को जो भी सुन रहे हैं मेरा हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद डॉक्टर शंकर प्रसाद जी। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारा, मैं जितना हूं नहीं उससे अधिक आपने परिचय दे दिया। फिर भी चलिए, यह आपकी आत्मीयता है। और मैं आपसे आज कुछ साहित्य, संस्कृति और संगीत इससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल करूँगा। चूँकि आपका साहित्य से जितना लगाव है, उससे अधिक लगाव मुझे लगता है कि आपको संगीत से है। जी। आप संगीत का साधना प्रतिदिन करते हैं, ये मुझे पता है। और मैं आपके घर पर भी देख रहा हूँ कि आप साज सज्जा सब रखे हुए हैं, जो संगीत के हारमोनियम वगैरह आप प्रतिदिन
साधना करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक और आप गज़ल लिखते हैं, हमने कई गज़ल आपका सुना है और नीले मंचों आकाश पर। का सरगम सामने है। जी, और आपकी पुस्तकें भी आई जो आपने अभी भेंट किया है गज़लों की। एक तरफ आप गज़ल लिखते हैं और दूसरी ओर संगीत से भी सक्रिय जुड़ाव रखते हैं आप। तो लेखन और संगीत इन दोनों का सामंजस्य आप कैसे बैठा लेते हैं? देखिए, है क्या कि सामंजस्य बैठाने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जितने भी देश के मशहूर शायर हैं, गालिब हों, ज़ौक़ हों, फिराक गोरखपुरी हों, मीर तकी मीर हो, जो सबका सुखन मेरे पास है और मैं पढ़ता रहता हूँ और उनकी चुनिंदा गज़लों को मैं मौसीकी में, संगीत में ढालता हूँ। तो ढालते-ढालते उन गज़लों का असर जीवन पर पड़ा, ज़िंदगी पर पड़ा और मैं भी कुछ न कुछ लिखने लगा। अब गालिब मीर से आपकी मुलाकात हो जाए, तो आप कम से कम उनके पैरों की धूल तो ज़रूर ही बन जाएँगे। इसलिए नीले आकाश का सरगम ये गज़ल संग्रह भी है, इसमें बहुत सारी मेरी रचनाएँ इसमें हैं। आपको एक सुविधा ये भी होती होगी कि बहुत सारे शायर हैं, संगीतकार हैं या जो गायन करते हैं, उनको दूसरों की गज़लें पर निर्भर रहना पड़ता है ज़्यादा। हाँ। आप तो कभी-कभी अपने गज़ल भी अपनी गुनगुना गज़ल, लेते जी होंगे, हाँ, अपनी गज़ल, दूसरे बहुत की तो सारी सुनाते ही गज़लों हैं। को मैंने बहुत जैसे नीले आकाश के सरगम की बहुत सारी गज़लें मैंने मौसीकी में बाँध दी हैं। हाँ, वैसे निश्चित तौर पर हमारे दर्शक आपकी आवाज़ भी सुन ही रहे होंगे जी, कि आपकी जी। बोलने की जो अंदाज़ है, आप तो बिल्कुल लगता है कि जैसे आकाशवाणी से हम जी, आपकी जी, बातों को जी, सुन रहे हैं। जी। तो यह कुदरत की दी हुई चीज़ है आपकी। अच्छा, आप ये बतलाइए कि आप पहले गज़ल लिखना आरंभ किए, चूँकि आप दोनों विधा में हैं, तो आपने गज़ल लिखना पहले आरंभ किया कि पहले आपने संगीत की शिक्षा नहीं, प्राप्त किया है? संगीत तो बचपन से ही, यानी जब से मैंने होश सँभाला, जी, मुझे याद है कि 4-5-6 वर्ष की उम्र से लोग मुझे मोहल्ला टोला में जानने लगे थे कि हमारी माँ का नाम केसरी देवी है, कि केसरा के घर में एक ऐसा लड़का है जो बहुत अच्छा गाता है, तो मुझे देखने लोग आते थे। तो अच्छा। संगीत आप कह सकते हैं पैदाइशी मेरे खून में ही संगीत है। अच्छा, वो आपके जन्मजात वो जन्मजात गुण है। जी, जी। और मुझे भी लग रहा था। डुमरांव में रह करके, डुमरांव बिस्मिल्लाह खां का गांव है हमारी गली और बिस्मिल्लाह खां की गली एक ही है। जी, जी। तो बचपन से उनको सुनता रहा, तो संगीत हमारा फिल्मी गाना ही पहले होता था। बड़े बड़े से कलाकार, चाहे जगजीत सिंह हो या अनूप जलोटा हो, सबने सब लोग फिल्मी गाने सभी गाए फिल्मी हैं। गाने गाए जी, हैं। जी, जी, बिल्कुल। मैं भी फिल्मी गाना गाता था। फिल्मी गाने गाते गाते जब रेडियो में अनाउंसर बना, तब वो हमारी तो मुलाकात मुझे तो हुई। लगता है कि फ़िल्मी गाने इतने लोकप्रिय रहते हैं या उसका अंदाज़े बयाँ कहिए, जो भी कहिए, कि उसको गाने के बाद थोड़ी प्रतिष्ठा और बढ़ जाती है या अपनी बिल्कुल, पहचान भी बढ़ जाती है। उस ज़माने में पहचान हम बढ़ आम लोग के करीब बहुत जी, पहुँच जाते हैं। उस ज़माने में तो फ़िल्मी गाना गा कर के ही हम लोग लोकप्रिय हुए, कॉलेज में, जी, जी। विश्वविद्यालय में। जी। उसके बाद ये गज़ल लिखने की जो बात आई है, वो बहुत 20-25 वर्ष पहले कविताएँ लिखने लगा। साहित्य का विद्यार्थी हूँ, साहित्य का प्रोफ़ेसर रहा पटना विश्वविद्यालय में। तो साहित्य से लगाव हो गया और गज़ल के मीटर, रदीफ, काफ़िया वगैरह गाते-गाते उसमें बैठते-बैठते कुछ अल्फ़ाज़ डालते-डालते गज़ल की शुरुआत अच्छा, हो नहीं तो गई। आपने गज़ल लिखना शुरू किया, चलिए ठीक बात। बहुत से लोग तो पहले मात्रा गिनते हैं, रदीफ काफ़िया तो ख़ैर अक्सर लोग निभा रदीफ लेते तो हैं, हाँ। मात्राओं में कहीं कम बेसी जी। होते हैं। तो आप क्या मात्राएँ गिन कर आप लिखते हैं या नहीं, वैसे ही वो बन जाता है? मैं शहरयार की बात करता हूँ, इतने बड़े शायर हैं। जी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं रदीफ काफ़िया जानता ही नहीं हूँ। अच्छा। 3-3 नेशनल अवार्ड मिल चुका है। जी। शहरयार को 3-3 नेशनल अवार्ड मिल चुका। बोले कि मैं रदीफ काफ़िया दूसरे से दिखवा लेता हूँ। मैं मीटर आता है और लगता है और लिखता जाता हूँ। बाद में शुद्धिकरण उसका करवा लेता हूँ। बिल्कुल आप ठीक बोले। बहुत सारी बात मैं तो उसे आज़ाद गज़ल का नाम देता हूँ, आज़ाद जैसे गज़ल। मैंने आरंभ किया। और आपको मैं इस वाक़या बतला दूँ, कई लोग हालाँकि जो मुकम्मल गज़ल लिखने वाले लोग हैं, अक्सर इस चीज़ को देखकर सवाल उठाते ज़रूर हैं ज़रूर। कि इसमें मात्राओं के कुछ कम है या वो तो बेसी है, दुष्यंत क्या है? कुमार पर भी ये प्रश्न उठाते हैं उर्दू जी, वाले जी। कि रदीफ काफ़िया और मात्रा कम है, लेकिन दुष्यंत कुमार की गज़लों को दुनिया ने मैं जिसे स्वीकार उड़ता किया। बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। जी, जी। मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रसंग निकल चुका है, इसलिए मैं कुछ अपने सवाल से थोड़ा हट के भी आपसे बात कर रहा हूँ। चूँकि आज़ाद गज़ल की बात आई है, इसको बहुत हाँ, कम तो लोग आज़ाद
मैं आज़ाद गजल नाम देना नहीं चाहता था, मुझे तब देना पड़ा जब मैं गजल नाम देता हूँ तो कई लोग आरोप लगाने लगते हैं कि भाई तो गजल जो पारंपरिक गजल चलता आ रहा उस है। पे मुझे लगता है कि एक परंपरा के साथ बहते रहना और उसे हट कर कुछ नया काम करना, उसमें बहुत अंतर हो जाता देखिए, है। आज़ाद- जैसे उर्दू गजल लोग लिखते थे हाँ। और दुष्यंत कुमार यदि हिंदी गजल के ऊपर नई नई काम शुरू करते तो मुझे नहीं लगता दुष्यंत कुमार आज इतने लोकप्रिय होते। एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूँगा कि जैसे निराला की बात करते हैं। जब निराला ने पहली बार भिक्षुक कविता लिखा था, छंद से बिल्कुल हट, उससे पहले लोग छंद ही केवल लिखा करते थे। उनकी कविता को प्रेमचंद जैसे संपादक ने लौटा दिया था कि ये तो कविता है नहीं, इसमें तो छंद है ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा करके कहा कि नहीं, मैं इसके ही लिखूंगा। आज देखिए वो कितना लोकप्रिय है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहिएगा? मेरा कहना है कि मुक्त छंद की बात आज की नहीं है, ये शेक्सपियर के बाद की भी जैसे जैसे टी.एस. इलियट हुआ, इट्स हुआ, मुक्त छंद वहाँ से प्रारंभ है। और हिंदी साहित्य में वैदिक ऋचाओं से लेकर के जब निराला ने वह आता दो टूक कलेजे को करता पछताता पद पर आता, पेट पीठ मिलकर दोनों एक चल रहा लकुटिया टेक, जो उसके भीतर एक आंतरिक लयबद्धता है, वो एक बहुत खूबसूरती है मुक्त छंद की। उसके भीतर आंतरिक लय, मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर तोड़ती पत्थर, जो आंतरिक लय है ना, वो मुक्त छंद की आत्मा है। और जो सही कवि होगा वो उसकी आंतरिक लैतिकता को पहचान लेता है। तो मुक्त छंद नहीं होते हुए भी वो उससे ज्यादा प्रभाव, उससे ज्यादा प्रभाव। अब भाई अब उसका उदाहरण लेकर लोग सपाट बयानी बिल्कुल लिख रहे हैं। हाँ, तो मैंने लगती नहीं कि कविता है, तो वो अलग बात है, वो अलग लेकिन अगर कविता है तो हृदय को छूने वाली। और मुझे लगता है कि वैसी कविताएं आम जनता के बहुत करीब चली जाती है, क्योंकि आम जनता को लगता है कि जैसे मुक्तिबोध को देखिए, मुक्तिबोध का जो अंधेरे में कविता है वो 1113 पंक्तियों की कविता है। निराला की जो कविता है राम की शक्ति पूजा 700 कुछ पंक्तियों की है, सरोज स्मृति भी 700, और अंधेरे में कविता 1300 पंक्तियों की है और एब्स्ट्रैक्ट है, उसमें न राम है न कोई, बिल्कुल कोई सब्जेक्ट ही नहीं है लिखा जा रहा। तो ये तो है, कमाल है। जी मुझे लगता है कि देखिए आज जब गजल आजाद है, जब मुझे तब नाम देना पड़ा, जैसे लोग जब हल्ला कहें कि चलो परंपरा से हट के मैं भी कुछ काम करूंगा, आज लोग आवाज़ उठा रहे हैं। कल तो यदि क्योंकि मैं मंच पर जाकर देख चुका हूँ, ऐसी बात नहीं कि जैसे आपने सैयार का नाम लिया को पढ़े लिख लेते हैं, उसका कोई आदमी संपादित कर देता था। तो आपको हमने आज जो अपनी गज़लों का किताब दिया, वो पूरी गज़लों को डॉक्टर मंजू सक्सेना ने संपादित किया है, क्योंकि जो मुझ में कमी है, जो मुझ में अच्छाई मैं भी जानता हूँ। तो मैं आज़ाद गज़ल लिखता हूँ, मैं गज़ल चूँकि लेकिन एक ही गज़ल को हमने देखा है कि जो आज़ाद रूप में हमने कहा और मुकम्मल गज़ल के रूप में कहा, दोनों हमने मंच पर प्रस्तुत किया। ये लोगों ने आज़ाद गज़ल को ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि मुझे लगता है कि जो श्रोता सुनते हैं वो मात्रा नहीं गिनता है, वो देखता है भाव क्या है, भाव देखता है, वो मात्रा गिन ही नहीं सकता। जो संगीत सुनता है वो थोड़े ताल से सुन देता है कि बागेश्वरी में कि दरबारी में है, वो तो सुर सुनता है, भाव सुनता है। बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे इस विचार के बहुत करीब हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा गज़ल, आज़ाद गज़ल की बात आई तो मैं इधर आ गया था। अब मैं आता हूँ फिर अपने पहले सवाल पर कि जो किसी भी रचनाकार के जीवन से जुड़ा होता है और उससे साक्षात्कार लेने के क्रम में ये बात सामने आ ही जाती है कि आपकी पहली रचना क्या थी, वो कविता थी, और कविता थी तो उससे आपने कब लिखा और कब प्रकाशित हुई? वो जो पहली रचना एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसको माना जा सकता है कि कुछ हम भी लिख गए हैं तुम्हारी किताब में, गंगा के जल को ढाल न देना शराब में। क्या बात है। तो इस तरह की रचना हुई। उसके बाद देवता सा देश है यह, अर्चना के गीत गाओ, वंदना के गीत गाओ, इस तरह से। और उसके बाद इसी पैटर्न पर, चूंकि संगीत हमारे भीतर है, तो जिसके भीतर संगीत है उसके भीतर मात्रा स्वयं है जी। चूंकि वो बेताला, अगर कोई बेसुरा को सब बर्दाश्त कर लेगा लेकिन बेताला को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जो ताल है वो हमारे भीतर संगीत के कारण है और मात्रा भी संगीत के कारण ही है। बहुत, चूँकि आप संगीत से बहुत करीब है तो इस चीज़ को आप बखूबी जानते हैं निश्चित तौर पर। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता था, लेकिन ये सवाल मुझे नहीं मिल पाई कि आपने पहली रचना लिखा कब था, मैंने उसमें उम्र आपकी क्या होगी? वो क्या आप तो पहले कहें कि मुझे ईश्वरीय रूप से संगीत समय
पहले ये है। बहुत बात की बात है, बट पहली जो रचना है वो सब 70 के आसपास का आप कह सकते हैं। अच्छा, कविता आपने कब से लिखना शुरू किया? वही कविता जो, लेकिन ब्लैंक वर्स की कविता है। हम्म, पहले मुख्य छंद की कविताएं लिखी, जैसे सुरंग अच्छा, लिखी हाँ 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 मैंने। हाँ हाँ। पहले ब्लैंक वर्स की कविता मैंने उसके बाद लिखी, आप गजल फिर पर उसके उतरा। बाद गजल पर, और उसके बाद अब तक आप कितनी रचनाएं लिख चुके हैं? मुझे मतलब लगता है कि गीत 150 के आसपास गजलें हो चुकी हैं। अच्छा, और तो ये 30 आपकी 40, पहली पुस्तक है? हाँ ये पहली आपने पुस्तक है किया? जिसमें ये सब कुछ आया है। आपका पुस्तक का नाम क्या था? नीले आकाश का सरगम। नीला आकाश का। हाँ, वाह, देखिए दोस्तों की यही पुस्तक नीले यही आकाश का अच्छा सरगम। नीला, बहुत अच्छा कवर भी है आपकी। चलिए, हम बड़ी अच्छी लग रही कि आपकी गजलों की किताब में देख रहा हूँ, और आपने लिखा भी एक से एक चीज़ है। हम ठोकरों से खुद को बचाते चले गए और मंजिल की ओर पाँव बढ़ाते चले गए। बहुत भी तो आजाद गजल है, आपको लगे बिल्कुल आजाद, बिल्कुल। इसलिए मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। हाँ। लोग चाहे कुछ करे, हाँ। मैं निराला की तरह अड़ा रहा ठीक कि यदि है। भाव अच्छे नहीं कर है तो मेरा पहला यही मेरा मकसद रहता कि हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो ये सवाल करते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम जो भी सृजन करते हैं, हमें पहले पूछना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य, मेरा किसी भी रचनाकार का पहला उद्देश्य होता है कि हम अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को कुछ संदेश दें, आम पाठकों को संदेश दें। यह उद्देश्य कभी नहीं रहता है कि उस पर समीक्षा आलोचक क्या बोल रहे हैं। समीक्षा आलोचक की अपनी अलग भूमिका है, उसकी अपनी उपयोगिता है, लेकिन हम जिसके लिए लिखते हैं यदि उसको वो बात समझ में नहीं आती है, पसंद नहीं आती, तो सारा बेकार है। आप जितने भी मुकम्मल गजल लिख लीजिए, यदि आम दर्शक को नहीं पसंद आती तो बेकार है। यदि आप आजाद गजल ही कहते हैं, यदि दर्शकों के बहुत करीब है, बहुत लोग फिल्मी साहित्य को लोग साहित्य मानते हैं, जबकि बहुत अच्छे साहित्य है। हम गीत गजल कैसे नकार सकते हैं फिल्म जी को, जो कि आम लोगों के इतने करीब है, और हिंदी को लोकप्रिय बनाने में बहुत। मैं तो बराबर बोलता ही हूँ, ये कहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है कि मैं जब ये परंपरा आगे चलाऊंगा तो आप भी हमारा साथ देंगे। बिल्कुल, कई लोग साथ दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, आप आकाशवाणी दूरदर्शन, बार बार जब भी आपकी बात आती है, आपके नाम आते हैं, तो आकाशवाणी दूरदर्शन की बात आती है, तो आप इसमें किस रूप से जुड़े रहे हाँ। और कब से जुड़े रहे? 1969 14 जुलाई को मैंने रांची में इंटरव्यू दिया था और सिलेक्शन हमारा हुआ था, एक ही जगह थी। तो वहाँ पर मैं उद्घोषक बन के, अनाउंसर बन करके गया, और उसके एक वर्ष बाद में अगस्त माह में पटना स्टेशन डायरेक्टर ने मुझे सुना, चूँकि उसमें कॉमन चंक होता था रांची, पटना, भागलपुर। तो मेरी आवाज़ उन्होंने सुनी और कहा कि अगर वो आना चाहते हैं हमारे स्टेशन में, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। तो मैं फिर 70 में पटना, 70 से लेकर के बहुत दिनों तक आप रहे? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि 1970 से लेकर यहाँ 1980 तक मैं अनाउंसर रहा, और 1980 से 1982 तक मैं कार्यक्रम अधिशासी रहा। अच्छा, उतने बड़े पोस्ट पर रह करके मैंने त्याग पत्र दिया, और जब मैंने त्याग पत्र दिया तो पूरे भारत में, मतलब ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता कि जो यूपीएससी कैडर हो, और जो डायरेक्टर जनरल, मेरा बैचमेट मंडलोई जो बहुत बड़ा साहित्यकार है, वो 2 बार और ऑल इंडिया और दूरदर्शन का डायरेक्टर जनरल बना। और तो आपको मैंने कि त्याग देने की जरूरत क्या? परिस्थिति ये हो गई कि हमको स्टेशन डायरेक्टर बशीर अहमद भट्ट के समय में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हुआ, तो उन्होंने मुझे जलंधर बुलाया गाने के लिए। तो स्टेशन डायरेक्टर ने कहा, देखा मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव गाते चलेगा। तो कह रही क्या हुआ? तलत अजीज आए, तस्वीर देखिएंगे मेरे साथ। उन्होंने अनाउंसमेंट के लिए किया तो मना कर दिया। तो मुझे लगा कि जिस काम के लिए मैं पैदा हुआ था तो ये काम ही नहीं होने देगा, तो मैं स्टेशन डायरेक्टर जनरल बनकर क्या करूँगा। तो मैंने बाढ़ कॉलेज के नाम पर, मगध में भी पहला नाम था, वहाँ ज्वाइन किया। बोलिए तो यूपी से कैडर छोड़कर कोई बाढ़ में नौकरी करने जाएगा? फिर लेकिन एक ही माह रहा वहाँ, और पटना विश्वविद्यालय में भी पहला नाम था। 1983 13 जनवरी को आकाशवाणी दूरदर्शन से पहले आप क्या थे? आकाशवाणी दूरदर्शन के पहले विद्यार्थी थे, जैसे ही पास किया वैसे ही नौकरी लगी। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे ही पास किया तो नौकरी लगी, उसी में नौकरी लगी थी। एक ही मतलब रिजल्ट हुआ और नौकरी लगी। अच्छा अच्छा अच्छा, शंकर प्रसाद जी, आप तो और ये मैं बता दूं, यहाँ पर देखेंगे आप कि एक ग्रेड में फोक सिंगर हूँ जी। आपके तो सारे एक ग्रेड प्रसार भारती की ओर से, ये है एक ग्रेड वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ग्रेड, और उधर के प्रसार भारती एक ग्रेड पर कंपोजर भी एक ग्रेड हूँ।
काफी सामान पत्र आपके ये थी पूरे हाँ, इसको अलमारी तो में सजे हुए हैं। आपको तो काफी सामान पत्र मिले हैं और सचमुच ये यह तो 2 बहुत लाख अच्छा रुपए का लगा। बिंदेश्वर पाठक ने अच्छा ये दिया था, जिसका कि देखिए फोटो रखे हुए हैं वो जी 1 किलो चांदी 4 लाख रुपए का हो गया बाबा वो बाढ़ जो है वो 4 लाख रुपए का हो गया। 1 लेकिन किलो चांदी में मेरी तस्वीर है। ये हाँ, नीचे नीचे अच्छा नीचे अच्छा अच्छा ये राजवर्धन आजाद जी पकड़े हुए हैं। अच्छा 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 उधर अनुराधा पौडवाल को देखिए ऊपर में दाहिने तरफ, यहाँ 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 वहीं पर है ये ना हाँ हाँ मैं, हाँ उधर हाँ पंकज उदास है। हाँ हाँ ये देख अनुराधा रहा पौडवाल को गवा रहा हूँ, अच्छा पंकज उदास और अनुराधा पदवाल गवा रहा हूँ। उधर 1 लाख रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं उधर नीतीश जी उधर, और उधर बिंदेश्वर पाठक घर आए थे। जी जी ऊपर में बिंदेश्वर पाठक जी मेरे घर आए थे। ये तो अनुराधा पौडवाल है, ये राजवर्धन आजाद जी है पुरस्कार। निश्चित तौर पर आपके शील्ड और पुरस्कारों से तो सजा हुआ है आपके पूरे घर। इधर ऊपर देखिए तो जैसे बोरा में रखा जाता है वैसे रखा हुआ है। तो अब तो स्थितियाँ इतनी ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा। चलिए आपको तो मैं देख रहा हूँ, अभी मैं आपके घर घुमा ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ, लेकिन शंकर प्रसाद जी जब ये सम्मान और पुरस्कार की बात आती है तो सच में बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह के सम्मान पुरस्कार आपको मिले हैं। ये सम्मान पुरस्कार देख के तो बड़ी संतोष मिलती है। लेकिन आजकल इसी सवाल मुझे एक प्रश्न मुझे याद आ गए, आज के जो रेवड़ी के जो सम्मान पत्र बांटे जा रहे हैं, बताइए वो भी ऐसा सजा दे के रखेगा जैसे पता नहीं क्या है, जबकि उसको कुछ नहीं, कविता लिखने नहीं आ रहा है। निराला सम्मान पत्र मिल गया, समझ रहा हम निराला हो गए। महादेवी सम्मान मिल गया, सोते महादेवी सम्मान मिल गया। इस तरह जो रेवड़ी पुरस्कार सम्मान बांटे जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहें? मैं ये सवाल करने वाला था लेकिन मैं बड़ी बड़ी संस्थाओं के बारे में बता दूं, नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत तकलीफ लग जाएगी नहीं, बहुत सारे लोगों को, वो दिक्कतें हैं। हाँ जी लेकिन बड़ी बड़ी संस्थाएं भी क्या कर रेवड़ी ही की तरह बांट रही हैं। एक एक घर में एक संस्था के चार पुरस्कार रखा हुआ है। 1 बार लेकर गया, 2 बार लेकर गया, 3 बार लेकर गया, 4 बार लेकर गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी इसी तरह से फर्जी संस्थाएं बनी हुई हैं जो बिहार रत्न, बिहार गौरव, साहित्य रत्न वगैरह वगैरह बांटते रहती है, और जिनको मिला है वो अपना नाम भी बढ़िया से नहीं बोल सकते हैं। सिद्धेश्वर जी बताइए। तो ये तो एक मामला जीवन का बनता ही है। ईश्वर की विश्व का पहला साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड सिद्धेश्वर की डायरी यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन रात्रि 9 बजे कविता, कहानी, लघु कथा, आजाद गजल, भेंट वार्ता, पत्रिकाओं की संक्षिप्त समीक्षा और भी बहुत कुछ नए पुराने रचनाकारों का एकमात्र सशक्त और निष्पक्ष मंच सिद्धेश्वर की डायरी। सांस्कृतिक एपिसोड सिद्धेश्वर की डायरी में आज लघु कथा संसार, इसके अंतर्गत हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ लघु कथाएं, कुछ तो लेखक की आवाज़ में और कुछ मेरी ओर से। ऋचा वर्मा की लघु कथा मैं उनकी आवाज़ में प्रस्तुत करूंगा और 1-2 लघु कथा मैं अपनी तरफ से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो मेरे पटल अवसर साहित्य यात्रा में शामिल की गई थी। एक लघु कथा है जो पुष्पा पांडे, रांची की लेखिका है पुष्पा पांडे, उनकी लघु कथा है जिसका शीर्षक है, टेलीफोन शैली में लिखी गई है लघु कथा है, वह मेरी है। आइए आपके सामने प्रस्तुत करता हूं एक लघु कथा जो टेलीफोन शैली में है और लेखिका है पुष्पा पांडे, वह मेरी है। हेलो रीता, आज इतनी सुबह सुबह? क्या मेरी नई पुस्तक अजमेर से मंगवा कर पढ़ भी ली? तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगा? हाँ, मैं मानती हूं कि संगीता के प्रोत्साहन और सहयोग से ही मैंने लेखन कार्य शुरू किया और आज यहां तक पहुंच पाई हूं। लेकिन संगीता ने ही मुझे काव्य की विधाएं सिखाई, मैं उसे कभी कभी नहीं भूल सकती। हाँ, यह सही है कि मैंने उसका नाम नहीं दिया, सिर्फ दोस्त कहकर आगे बढ़ गई। क्या
मेरा मानना है कि उसने निस्वार्थ भाव से अपनी बहन समझ कर हमें प्रोत्साहित किया, सिखाया, किसी स्वार्थवश नहीं। अरे 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 उसकी उसकी देन मेरे दिल में अमूल्य निधि की तरह सुरक्षित है। उसे मैं सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहती हूँ। किसी और से कहकर या उसको धन्यवाद दे कहकर उसका वजन कम करना मैं नहीं चाहती। हाँ, हो सकता है कि तुझको मेरी सोच गलत लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन मैं दूसरों से कहना शुरू कर दूंगी, उस दिन वह पढ़ाई हो जाएगी। वह तो मेरी है, दूसरों से कहने की क्या जरूरत है। उसे अपना बनाए रखना चाहती हूँ। अपनों के लिए दुआ की जाती है, दिखावा नहीं। ठीक है, वो तो ठीक है कि आज का युग दिखावे का ही है। हर लोग अपना श्रेय लेना चाहते हैं। तो क्या संगीता भी? नहीं नहीं, मैं उससे बात करती हूँ। और फोन कट गया। ये लघु कथा थी पुष्पा पांडे की। एक और लघु कथा प्रस्तुत है। राजस्थान के लेखक हैं, चर्चित लेखक, कवि, चित्रकार रशीद गौरी। सोजत सिटी राजस्थान से है। रशीद गौरी लेखक हैं और इनकी लघु कथा का शीर्षक है 2.5 अक्षर। हर धर्म श्रेष्ठ होता है जो हमें संयम, संस्कार, आचरण, व्यवहार और जीना सिखाता है। लेकिन आज हम अपने अपने धर्म का ईमानदारी से पालन और सम्मान करने के बजाय ठीक विपरीत धाराओं में बह जा रहे हैं। समझ में नहीं आता हमें अपने आप को धार्मिक दिखाने की आवश्यकता ही क्या है। हमें तो इस मानसिक संकीर्णता से ऊपर उठकर अपने आप को भारतीय कहने में गर्व महसूस करना चाहिए। सही कह रहे हैं भाई आप, लेकिन दुखद स्थिति यह है कि आज धर्मनिरपेक्षता और इंसानियत धर्म के 2.5 अक्षरों के बीच फंसकर रह गई है। कहते हुए उसने बड़ी निराशा भरी एक ठंडी सी सांस छोड़ी, जिसे सामने वाले मित्र ने भी महसूस किया। दोनों मित्रों की एक दूसरे से नजरें मिली। उनके खामोश लब एक हल्की सी जुम्बिश के साथ थरथरा कर रह गए। वहीं दूर कहीं से आजान की गूंजती सदाओं के साथ सामने के मंदिर से आरती की मधुर वाणी कानों में रस घोलती हुई उनके अंतस को रोशन कर रही थी। ये लघु कथा थी रशीद गौरी की, जिसका शीर्षक अच्छा था 2.5 अक्षर। सांप्रदायिकता के खिलाफ यह एक सशक्त लघु कथा थी। आज के इस एपिसोड में एक और लघु कथा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। डॉक्टर अनीता पंडा अनवी, जो बेंगलुरु की हैं, बेंगलुरु से उन्होंने अपनी लघु कथा भेजा है आज के लिए। डॉक्टर अनीता पंडा, उनकी लघु कथा का शीर्षक है सपनों का वेतन। जी हाँ, सपनों का वेतन। लेखिका अनीता पंडा अनवी, बेंगलुरु से। क्या हुआ, हार मान गए? आज फिर कुछ नहीं लिखा? कन्नू ने चाय का प्याला बढ़ाते हुए पूछा। लेखक हरि ओम ने शांति से उत्तर दिया, लिखा तो बहुत है कन्नू, बस वह कागज कहीं खो गया। है? तुम्हारे पास नहीं तो कहाँ गया? उसकी आवाज में शिकायत कम, चिंता अधिक थी। चिंता मत करो, देखो लिख तो रहा हूं। राशन की सूची में, बच्चों की फीस में, किराए की रसीद में, उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। कन्नू चुप रही, फिर थोड़ी देर बाद बोली, कभी तो प्रकाशित पुस्तकों की रॉयल्टी मिलेगी। हाँ, शायद मेरी मृत्यु के बाद। क्यों क्यों ऐसी बात कर रहे हो? अरे कन्नू, सपनों का वेतन मिलने से सपनों के वेतन मिलने में बहुत विलंब होता है। अब मैं संवेदनशील नहीं, जिम्मेदार बन गया हूं। उसकी हंसी में थकान थी। ये लघु कथा जो आज की यथा स्थिति को व्यक्त करती है, गहरा चोट करती है आज के लेखक और उसकी यथा स्थिति पर, डॉक्टर अनीता पंडा अनवी द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर हम अगले एपिसोड में कुछ लघु कथा या कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। हमारे चैनल को कृपया आप अवश्य देखते रहें और
अपनी प्रतिक्रिया सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9234760365 पर अपनी कोई रचना और संक्षिप्त परिचय भेजकर। धन्यवाद। दोस्तों, प्रस्तुत है एक गज़ल। दुर्गा हो तुम तो शंकर हूँ मैं, दुर्गा हो तुम तो शंकर हूँ मैं, प्यार के मंदिर के अंदर हूँ मैं। दुर्गा हो तुम तो शंकर हूँ मैं, प्यार के मंदिर के अंदर हूँ मैं। नदी का मीठा जल हो तुम, नदी का मीठा जल हो तुम, तेरी आँखों का समंदर हूँ मैं। तेरे बिना तो सृष्टि है अधूरी, तेरे बिना तो सृष्टि है अधूरी, रंगीन जहाँ का मंजर हूँ मैं। पनाह पाते हैं हमारे बच्चे, पनाह पाते हैं हमारे बच्चे, तेरी ममता का ही घर हूँ मैं। तोड़ देती है तेरी खामोशी,